हेलो एवरीवन, जय हिंद। लेट्स स्टार्ट द क्लास। और क्लास शुरू करने से पहले ही बता दूं कि कोई भी व्यक्ति आपको कितना भी मोटिवेट करे, जो मोटिवेशन होती है लाइफ की वो सिर्फ होती है सपनों से और अपनों से। तो अगर आपके कुछ सपने हैं और अगर आपके कुछ अपने हैं तो उनके लिए पढ़िए। बाकी सबके सपने अपने होते हैं और सबके सपने बहुत डिफरेंट होते हैं। आप मोटिवेट होंगे सिर्फ अपने सपनों से, ना कि किसी और के सपने से। सो डू वर्क फॉर योर सेल्फ। लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा वो नाउन के बारे में पढ़ा, और उस क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि नाउन का जो बेसिक है, कि नाउन के जो सिंगुलर और प्लूरल का जो कॉन्सेप्ट है उसी पे सारे क्वेश्चन बेस होते हैं। आज हम जो क्लास करेंगे उसमें हम सबसे पहले जरा जानेंगे कि जब हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं देयर से अगर हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं या हियर से सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो हमें ध्यान देना होता है कि जो हमारा जो वर्ब यूज़ होता है इनके बाद वो उसका देयर या हियर से कोई लेना देना नहीं होता। जो वर्ब यहाँ पर यूज़ होगा वो यूज़ होगा उसके बाद जो नाउन या प्रोनाउन आएगा उसके अकॉर्डिंग। ऑलवेज रिमेंबर इट दैट मोस्ट ऑफ द टाइम सब जो हम वर्ब यूज़ करते हैं वो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं और सब्जेक्ट जो है वो वर्ब के पहले आता है। बट देयर आर सर्टन पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर जो वर्ब है वो इस तरफ नहीं बल्कि उस तरफ टिल्ट होता है, यानी कि उसका जो नाउन है वो इस तरफ है। जैसे हम एक एग्जाम्पल में देखें कि देयर डैश अ बॉय, और दूसरा सेंटेंस हम लिखें, हम कहें कि देयर डैश बॉयज। अब यहाँ पर ये जो दो सेंटेंस हैं यहाँ पे हमें वर्ब यूज करना है, तो हम कैसे लगाएंगे? यहाँ पर हम देखेंगे, इधर नहीं देखना है, इस साइड देखना है हमें कि अगर अ बॉय आया है तो यहाँ पर हम लगाएंगे इज, और अगर यहाँ पर आया है बॉयज तो हम लगाएंगे आर। ऑलवेज रिमेंबर कि अगर हेयर और देयर से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है तो जो वर्ब यूज होता है वो बाद वाले नाउन के अकॉर्डिंग यूज होता है। ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन अभी इसी का हम एक बड़ा फॉर्म देखने जा रहे हैं कि इसी करेक्शन को अगर हम एक दूसरे उसमें देखेंगे तो ये कैसा रूप लेता है। अब एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास, अ नंबर ऑफ and the number of। अब इन दोनों में जो है हम जब नाउन यूज करते हैं और जब हम नाउन की बात करते हैं तो प्रोनाउन अपने आप इसमें आ जाता है, वो हमेशा प्लूरल यूज होता है। प्लूरल, अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, दोनों के बाद ही जो हम नाउन यूज करते हैं वो प्लूरल यूज होता है। लेकिन जब हम यहाँ पर वर्ब यूज करने की बात करते हैं तो जो वर्ब है वो अ वाले में जो हमारा वर्ब आता है दैट इज प्लूरल, और जो द वाले में हमारा वर्ब आता है दैट इज सिंगुलर। ध्यान देंगे, अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ दोनों नाउन प्लूरल लेता है, लेकिन अ नंबर ऑफ वाले में हम जो वर्ब लगाते हैं वो प्लूरल और द वाले में वर्ब सिंगुलर। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम अगर अपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट यानी हियर और देयर वाले से मर्ज करें तो अगर हमने देयर लगाया है, देयर, और ध्यान रखना है कि देयर के बाद जो वर्ब आएगा वो बाद वाले के अकॉर्डिंग आएगा, तो हमने कहा देयर अ नंबर अ नंबर ऑफ अगर हम यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हमने ये लगाया है तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है अ नंबर ऑफ के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर वर्ब सप्लाई करना है, दैट इज आर। और अगर हम कहते कि देयर डैश द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तब हम यहाँ पर जो है हम द नंबर ऑफ के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इज लगाते। देखिए दो कॉन्सेप्ट एक साथ कैसे मर्ज हो रहे हैं। जब हम देयर और हियर से सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो वर्ब हमेशा नेक्स्ट वाले जो इस तरफ नाउन होता है उसके अकॉर्डिंग यूज होता है। अब हम अगर अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ के बाद
की बात करें तो दोनों में ही नाउन जो है वो प्लूरल यूज होता है, लेकिन वर्ब जो है वो अ नंबर ऑफ में प्लूरल और द नंबर ऑफ में सिंगुलर। अब अगर इसी कॉन्सेप्ट को हम देयर के साथ मर्ज कर दें तो अगर देयर के बाद अ नंबर ऑफ आया है तो हम वर्ब प्लूरल लगाएंगे, और अगर देयर के इस तरफ द नंबर ऑफ आया है तो हम वर्ब सिंगुलर लगाएंगे। इस तरह से हम दो कॉन्सेप्ट को एक साथ हम मर्ज करके यूज करते हैं इन ग्रामर। अब अगर हम अगले कॉन्सेप्ट की बात करें तो एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है हमारे पास, मैनी। मैनी ऑलवेज रिमेंबर कि मैनी के बाद हमेशा जो है वो काउंटेबल प्लूरल नाउन यूज होता है, काउंटेबल प्लूरल नाउन। लेकिन अगर हम मैनी अ की बात करते हैं, मैनी अ, तो फिर हम यूज करते हैं काउंटेबल सिंगुलर नाउन, काउंटेबल सिंगुलर नाउन। मैनी टेक्स काउंटेबल प्लूरल नाउन एंड मैनी अ टेक काउंटेबल सिंगुलर नाउन। जैसे मैनी सोल्जर्स have been killed, ये मैंने पैसिव वॉइस बनाया है। और अगर हमने इसी सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज किया, मैनी अ सोल्जर, मैनी के बाद सोल्जर्स, मैनी अ सोल्जर हैज बीन किल्ड। ध्यान रखना है कि मैनी के बाद प्लूरल और मैनी अ के बाद सिंगुलर और सिंगुलर, मैनी और मैनी अ का कॉन्सेप्ट। भाई मैं बार बार एक चीज कह रही हूं कि पूरे इंग्लिश में जो सारे कॉन्सेप्ट हैं वो मैक्सिमम कॉन्सेप्ट इसी चीज पे बेस हैं कि नाउन सिंगुलर या प्लूरल और उसके अकॉर्डिंग वर्ब सिंगुलर या प्लूरल, यही हमें पूरे नाउन में हमें चेक करना होता है। अगला भी हमारा कॉन्सेप्ट वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, हमारे पास है मोर दैन वन। तो हमेशा याद रखेंगे कि वन को जो भी नाउन फॉलो करेगा, वन के बाद हम जो भी नाउन लगाएंगे, पहली बात तो वो काउंटेबल होना चाहिए क्योंकि आप उसको वन बोल रहे हो, और दूसरा वन को जो फॉलो करेगा वो नाउन हमेशा सिंगुलर होगा। तो अगर आप मोर दैन वन की बात कर रहे हैं, होता यह है कि जब हम मोर दैन वन बोलते हैं तो दिमाग में लगता है कि यार एक से ज्यादा है तो वो प्लूरल होना चाहिए, लेकिन मोर दैन वन में वन जो है वो नाउन के पहले यूज है, इसीलिए इसके अकॉर्डिंग नाउन सिंगुलर और वर्ब सिंगुलर। लेकिन इसी को अगर हम थोड़ा सा चेंज कर दें और अगर हम कहें कि मोर नाउन दैन वन, अगर आप थोड़ा सा लिखने का स्टाइल अगर हम चेंज कर दें और मोर के बाद हम दैन ना लगाकर नाउन लगाएं और तब दैन वन लिखें तो फिर ये नाउन होगा प्लूरल और वर्ब भी होगा प्लूरल। ध्यान दें, मोर दैन वन के बाद नाउन सिंगुलर और वर्ब सिंगुलर, मोर नाउन दैन वन के बाद नाउन प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल। जैसे अगर हम कहें कि मोर दैन वन student, more than one student has come। और अगर हम कहें कि more students than one, तो अब हम कहेंगे have come। ध्यान रखेंगे, मोर देन वन के बाद सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, मोर के बाद अगर नाउन लिखा और फिर दैन वन तो प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब, मोर देन वन एंड मोर नाउन देन वन। दोनों का कॉन्सेप्ट जो है ये क्लियर रखना है दिमाग में। अगर अब हम बात करें थोड़ा नथिंग बट की, नथिंग बट अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर हम कहें नथिंग बट, तो नथिंग बट के साथ जब हम नाउन का यूज करेंगे, नथिंग बट फिर नाउन या प्रोनाउन, तो जो हमारा वर्ब एग्री करेगा वो एग्री करेगा नथिंग से।
नथिंग। लेकिन अगर हम देयर से सेंटेंस स्टार्ट करें, और फिर से बता दूं कि देयर के बाद जो वर्ब यूज करते हैं हम, वो देयर के अकॉर्डिंग यूज नहीं होता, वो उसके अगले वाले नाउन के अकॉर्डिंग यूज होता है। अगर हम देयर से सेंटेंस स्टार्ट करें और फिर हम लिखें नथिंग बट, तो यहां पर जो हम वर्ब यूज करेंगे वो हम इस नाउन के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। दोनों सेंटेंस को ध्यान से देख लें। अगर आप सेंटेंस स्टार्ट करते हो नथिंग बट से, तो जो आपका वर्ब आएगा वो नथिंग के अकॉर्डिंग आएगा। लेकिन अगर आप सेंटेंस स्टार्ट करते हो देयर से, तो जो आपका यहाँ पर जो वर्ब आना है वो इस नाउन के अकॉर्डिंग आना है। लेट्स सी इन द एग्जांपल, नथिंग बट promises। अब यहां पर जो हमें वर्ब लगाना है वो नथिंग के अकॉर्डिंग लगाना है, was made। लेकिन अगर हम कहें कि there dash nothing but promises, तो यहां पर जो हम वर्ब लगाएंगे वो promises के अकॉर्डिंग लगाएंगे, that will be verb। नथिंग से सेंटेंस स्टार्ट करना है, नथिंग बट से, तो वर्ब एग्री करेगा नथिंग से। और अगर देयर से स्टार्ट करना और उसके बाद नथिंग बट लगाना है, तो जो हमारा वर्ब एग्री करेगा वो अगले वाले नाउन से। तो नथिंग बट और देयर से जो सेंटेंस स्टार्ट किया है इसका ध्यान रखना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम एंटेसेडेंट विद WH। तो कई बार ऐसा होता है कि हम कोई भी नाउन या प्रोनाउन यूज करते हैं और इसके बाद हम रिलेटिव प्रोनाउन या लगाते हैं, दैट इज WH वर्ड्स। बहुत इजी वे में समझते हैं। तो जो वर्ब एग्री करेगा हमारा वो WH वर्ड से नहीं करेगा, बल्कि जो वर्ब एग्री करेगा वो इस नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग लगाएंगे। जैसे अगर हमने कहा ही, हु, अब वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाना है हमें? ही के अकॉर्डिंग, यानी कि इज। और अगर हमने कहा कि आई, हु, तो हमें आई के अकॉर्डिंग लगाना है एम। ध्यान रखेंगे कि किसी भी WH वर्ड के पहले अगर कोई नाउन या प्रोनाउन हमने यूज किया है और उसके आगे हमारे पास वर्ब है, तो जो हमारा वर्ब एग्री करेगा वो एंटेसेडेंट, WH के पहले जो वर्ड्स हम यूज करते हैं नाउन या प्रोनाउन, दीज आर कॉल्ड एंटेसेडेंट। हम उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब सप्लाई करते हैं, हम इसके अकॉर्डिंग लगाते हैं। एक और कॉन्सेप्ट है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि नॉर्मल कंडीशन में हम ही, शी, आई के साथ हम was का यूज करते हैं अगर हम पास्ट की बात कर रहे हो तो। लेकिन अगर हम हाइपोथेटिकल कंडीशन की बात करते हैं, जिसे हम कहते हैं मान लो, बहुत सारे अलग अलग हमारे पास वर्ड्स हैं जिससे हम मान लो वाली फीलिंग शो कर सकते हैं। जैसे सपोज, इफ, ये जो वर्ड्स हैं इससे हम मान लो, यानी दैट इज नॉट रियल। और ये आगे चलकर अभी जब हम रिवीजन करेंगे तो एक मूड चैप्टर आएगा, उसमें हम पढ़ेंगे। तो जब नॉर्मल कंडीशन होती है तब हम ही, शी या आई के साथ वॉज यूज करते हैं, लेकिन जब हाइपोथेटिकल कंडीशन आती है तो हम ही, शी या आई के साथ हम वर का यूज करते हैं। वर ये जो है एक हाइपोथेटिकल कंडीशन को शो करता है। जैसे अगर हम सेंटेंस में देखें कि हमने कहा कि व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड। अभी तो रियल बात थी कि भाई कोई भी इंसान बच्चा रहा ही होगा, तो यहाँ पर हमने आई के साथ वॉज का यूज किया है। लेकिन अगर हम कहें कि इफ आई वर यू, अब यहाँ पर ये जो है कंडीशन, ये हाइपोथेटिकल कंडीशन है, ये रियल हो ही नहीं सकती है, क्योंकि इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, पॉसिबल ही नहीं है। हर इंसान अपनी जगह ही रहता है, वो दूसरी जगह हो ही नहीं सकता। याद रखना है, नॉर्मल कंडीशन में ही, शी, आई के साथ वॉज का यूज करते हैं, और अगर हाइपोथेटिकल कंडीशन है तो ही, शी, आई के साथ हम वर का यूज करते हैं। हालांकि ये फिर एक बार हम रिवाइज
करेंगे। जब हम मूड चैप्टर वर्ब में पढ़ेंगे तो वहां पर भी इसका कॉन्सेप्ट आएगा, ये और कंडीशनल सेंटेंसेस में भी आता है। नाउ लेट्स एक बार हम देख लें कि अगर हम सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं, वन ऑफ, ईच ऑफ, either of, either of, neither of, neither of, तो आपको हमेशा याद रखना है कि यहाँ पर जो नाउन या प्रोनाउन आप जो भी लगाएंगे वो हमेशा प्लूरल आएगा, प्लूरल। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है कि बात, क्योंकि ऑफ जो है, ऑफ ये प्रेपोजिशन है, और पहले भी बता चुकी हूं मैं कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन को जब कोई प्रेपोजिशन ऑब्स्ट्रक्ट करता है तो जो वर्ब यूज होता है वो इस प्रेपोजिशन के पहले वाले के अकॉर्डिंग यूज होता है। यानी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वन की, ईच की, आइदर की, नाइदर की, यानी जो हमारा यहाँ पर जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर ही आएगा। वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी के बाद ऑफ नहीं आता है। वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, अगर आपने ऑफ लगा दिया तो नाउन और प्रोनाउन प्लूरल ही आएंगे, लेकिन वर्ब जो आएगा वो सिंगुलर आएगा। अगर आप नाउन चैप्टर को इन अ नटशेल समझना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल सा एक लाइन याद कर लें कि आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई अ सब्जेक्ट, अ सब्जेक्ट, एंड apply, apply a verb accordingly, accordingly। ये पूरे नाउन चैप्टर में सिर्फ आपको यही चीज ध्यान रखनी है कि आइडेंटिफाई अ सब्जेक्ट, आप सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना सीख लीजिए और साथ में फिर उसके अकॉर्डिंग आप एक वर्ब अप्लाई करना सीख लीजिए। दिस इज द होल अबाउट नाउन चैप्टर। और मैं फिर से एक बार वाइंड अप करने से पहले बता दूं कि नाउन चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको नाउन आइडेंटिफाई करना आता है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल। और दूसरी चीज कि अगर सब्जेक्ट की जगह पे एक से ज्यादा वर्ड हैं या फ्रेज आया है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका मेन सब्जेक्ट कौन सा है जिसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब यूज करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट नाउन चैप्टर। चलिए हम फटाफट अगले चैप्टर की तरफ मूव करें और हमारा अगला चैप्टर जो है वो है प्रोनाउन। और इस चैप्टर के बारे में भी बता दूं कि क्रीम तब निकालेंगे जब हमारे पास एक पतीला दूध होगा। दूध है नहीं तो क्रीम की कोई बात नहीं होती है। इसीलिए जब तक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तब तक जो क्वेश्चन वहाँ से फॉर्म होते हैं वो फिर हमें एक आध तो याद रह जाते हैं लेकिन वो पूरी तरह से हम उसे यूज़ नहीं कर पाते। तो प्रोनाउन में भी एक बार ज़रूर बेसिक कॉन्सेप्ट ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। एक प्रोनाउन के जितने सेक्शन हैं हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर प्रोनाउन की परिभाषा समझने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधे आ जाएं कि टॉपिक वाइज इसमें क्या क्या क्वेश्चन है। सबसे पहले जब हम प्रोनाउन पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं पर्सनल प्रोनाउन। बहुत ही सिंपल सी बात है कि जब भी आप किसी नाउन को प्रोनाउन में कन्वर्ट करते हो तो जो प्रोनाउन आपके पास आता है उसे हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। भाई जैसे बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर आपने किसी भी मेल का नाम लिया है रोहन तो आप उसे प्रोनाउन में कहते हो ही। अगर हमने कहा है रिया तो उसे हम कहते हैं शी। अगर हम कहते हैं बुक तो इसे हम कहते हैं इट। ये जो हम नाउन को प्रोनाउन में कन्वर्ट करते हैं तो ये जो प्रोनाउन हमारे पास आते हैं इन्हीं को हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। दिस इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। अब यहाँ पर एक टेबल लर्न होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बिना उस टेबल के आप पर्सनल प्रोनाउन के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। बहुत ही इजी सा टेबल है और आप उसे गा कर भी लर्न कर सकते हो। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव। पर्सनल प्रोनाउन को हमने 3 पार्ट में बांट दिया है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन, जो सुनता है वो सेकंड पर्सन और जिसके बारे में बात होती है वो थर्ड पर्सन। और
तीनों जो हैं वो 3 जगह पे यूज भी होते हैं, सब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट की जगह और पजेसिव की जगह। यानी कि अगर हम एक टेबल बनाएं तो आई, मी, माय, वी, अस, आर, you, and your, he, him and his, she, her and her, और it पे ध्यान दीजिएगा, it में बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे, it और its, और they, them and their, they, them and their। अब इसको थोड़ा सा हम समझ लें। फर्स्ट पर्सन है हमारे पास आई और वी। जो आई, मी और माई है इसको हम सिंगुलर में कंसीडर करते हैं, और वी, अस एंड आर ये कंसीडर करते हैं हम प्लूरल में। सेकेंड पर्सन में हमारे पास यही है, बस यू, योर। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट जो है वो सिंगुलर में आते हैं, और जो दे आता है ये प्लूरल में। ये टेबल जो है हमारा एक ब्लूप्रिंट है पर्सनल प्रोनाउन पढ़ने का। अब अगर हम इसमें बात करें कि क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, तो सबसे पहले तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है कि जब भी हम किसी वर्ब के दोनों तरफ देखने की कोशिश करेंगे तो वर्ब के पहले हम लगाएंगे सब्जेक्टिव और वर्ब के बाद हम लगाएंगे ऑब्जेक्टिव। दिस इज अ वेरी नॉर्मल टाइप ऑफ क्वेश्चन। जैसे दिख जाता है अगर हमने कहा कि मी मेट ही, तो बड़ा ही ओबियस सा क्वेश्चन है कि भाई वर्ब के पहले मी क्यों आएगा, आई आना चाहिए सब्जेक्टिव, और मेट के बाद इधर ही क्यों आना चाहिए, इधर आना चाहिए ऑब्जेक्टिव यानी कि हिम। ये तो बहुत ही सिंपल सा है कि जब भी हम सेंटेंस बनाएंगे तो वर्ब के पहले जो आना चाहिए प्रोनाउन वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन आना चाहिए, और वर्ब के बाद जो आना चाहिए वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आना चाहिए। अब यहाँ पर एक और भी कॉन्सेप्ट है कि वर्ब के पहले या वर्ब के बाद अगर आपके पास नाउन आया है कोई भी, और नाउन के पहले आपको प्रोनाउन सप्लाई करना है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर पजेसिव केस आएगा। पजेसिव यानी कि माय, योर। पजेसिव केस का मतलब, पजेसिव का मतलब होता है जो अधिकार दर्शाने वाले हैं उन्हें हम पजेसिव कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि his book is good, यहां पर जो हमने बुक के पहले जो हमने ये प्रोनाउन लगाया है दिस इज पजेसिव। ही, हिम, हिज, आपको ध्यान रखना है। अगर हम इसी तरह से दूसरी तरफ ले जाएं और अगर हम कहें आई लाइक डैश बुक, तो यहाँ पर भी हम हिज लगाएंगे, हिज बुक, क्योंकि हम बुक के लिए लगा रहे हैं। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। वर्ब के पहले अगर हमें लगाना है तो दैट इज सब्जेक्टिव, वर्ब के बाद अगर हमें लगाना है तो ऑब्जेक्टिव। किसी भी नाउन के पहले अगर हमें प्रोनाउन सप्लाई करना है तो दैट शुड बी पजेसिव। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी याद रखना है कि नाउन का एक फॉर्म है हमारे पास जीरंड, यानी जीरंड है वर्ब आईएनजी। अगर इसके पहले भी अगर हमें प्रोनाउन लगाना है तो दैट शुड बी पजेसिव, वो भी होना चाहिए पजेसिव। जैसे अगर हम एक सेंटेंस लिखें कि डैश टॉकिंग डिस्टर्ब्स मी। अब अगर यहाँ पर हमें अगर प्रोनाउन लगाना है और अगर हमें ऑप्शन दिया गया है कि ही, हिम और हिज, तो आपको ध्यान रखना है ही इज सब्जेक्टिव, हिम इज ऑब्जेक्टिव, हिज जो है वो पजेसिव है, और टॉकिंग के पहले हम हिज का यूज करेंगे। हिज टॉकिंग डिस्टर्ब्स मी। आजकल यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, तो ध्यान रखना है वर्ब के पहले सब्जेक्टिव, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव, नाउन के पहले चाहे नाउन का जो फॉर्म है वो हो या जीरंड के रूप में नाउन आया हो, तो हम उस टाइम पर हम पजेसिव केस का ही यूज करते हैं। अब यहाँ पर कुछ वर्ड ऐसे हैं, यहीं से क्वेश्चन फॉर्म होता है, कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनके साथ हम
कुछ नाउन ऐसे हैं जिनके साथ हम पॉजिटिव केस का यूज नहीं करते हैं, वो आपके पास लिस्ट ज़रूर होनी चाहिए। और अगर हम उसमें बात करें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सेपरेशन। सेपरेशन इज अ नाउन जिसके पहले आप पॉजिटिव केस का यूज नहीं करेंगे। तो अगर आपने सेंटेंस बोला कि योर सेपरेशन हर्ट मी, तो ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि सेपरेशन के पहले पॉजिटिव वर्ड का यूज नहीं होता है। व्हेन वी से पॉजिटिव वर्ड, तो आपको ध्यान रखना है कि नाउन में एपोस्ट्रोफे एस लगेगा तो वो भी पॉजिटिव फॉर्म होगा, और अगर आप नाउन को प्रोनाउन में कन्वर्ट कर देंगे तो माय, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, ये भी हमारे पॉजिटिव में ही आता है। सेपरेशन के पहले हम कभी भी जो है वो पॉजिटिव वर्ड का यूज नहीं करते हैं। इस सेंटेंस को हम थोड़ा डिफरेंटली लिखेंगे और हम कहेंगे कि सेपरेशन फ्रॉम यू हर्ट मी। इसमें आप और भी वो लर्न कर लीजिएगा और कौन कौन से वर्ड हैं, सेपरेशन, ड्यू, लीव, एक्सक्यूज। अब पर्सनल प्रोनाउन में और कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पॉजेसिव। चलिए हम थोड़ा इस पे और बात करें। तो अभी अभी हमने बात की कि वर्ब के बाद तो लेट इज ऑल्सो अ वर्ब, और लेट के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे, ये ध्यान रखना है, क्योंकि लेट जो है वो वर्ब है। तो हम कहते हैं लेट मी गो, लेट मी गो, हमेशा याद रखना है, लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस। इसी तरह से हम बात करते हैं कि प्रेपोजिशंस, जो प्रेपोजिशंस आते हैं हमारे पास, ये इनके बाद हम क्या लगाते हैं, तो प्रेपोजिशंस के बाद भी हम लगाते हैं ऑब्जेक्टिव केस। अब अगर मान लीजिए कोई सेंटेंस बिटवीन से शुरू हुआ, बिटवीन यू, तो बिटवीन जो है वो प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद जो आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस आएगा। यहाँ पर यू तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में यू ही रहता है, लेकिन अगर हमने एंड का यूज किया, एंड, तो बिटवीन यू एंड मी, बिटवीन यू एंड मी, प्रेपोजिशन के बाद जब भी हम लगाएंगे प्रोनाउन तो वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा, बिटवीन यू एंड मी। अब ये सेंटेंस अभी नहीं हुआ है, ये क्योंकि सब्जेक्टिव तो अभी आया ही नहीं, तो फिर हम कॉमा का यूज करते हैं, बिटवीन यू एंड मी, ही इज अ कल्प्रिट, ही इज अ कल्प्रिट। पर्सनल प्रोनाउन में एक और जो क्वेश्चन है, इजी सा ही क्वेश्चन है, फॉर्मूला है 2-3-1 या 1-2-3। तो अगर हम प्रोनाउंस को एक सीक्वेंस में लगाना चाहें, तो अगर हमारे प्रोनाउंस सिंगुलर हों, सिंगुलर, तो अभी जब हमने टेबल बनाया था तो आपको बता दिया था कि सिंगुलर तो आप आई, मी, माई, ये सिंगुलर में आएगा, यू दोनों तरफ आ जाता है, और ही, शी, इट ये सिंगुलर में आएगा। तो अगर आपको याद रखना है कि अगर आप सिंगुलर प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं तो आपका जो सीक्वेंस होना चाहिए वो होना चाहिए 2-3-1, यानी यू, फिर ही, शी या इट, और लास्ट में आएगा आई। यू, शी, इट और आई, ये सिंगुलर में हमारा सीक्वेंस होता है। और अगर हम बात करते हैं प्लूरल की, प्लूरल, तो प्लूरल में जो हमारा सीक्वेंस आता है वो 1-2-3, यानी कि सबसे पहले वी और यू दोनों तरफ है, और दे सिंगुलर में 2-3-1 और प्लूरल में जो है वो 1-2-3। लेकिन अगर हम बात करते हैं
किसी भी कन्फेशन की या क्राइम की, तो हम फिर इसका सीक्वेंस चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल दोनों में ही हम कर देते हैं 1 2 3 1 2 3। ध्यान रखना है कि अगर हमारा प्रोनाउन एक सीक्वेंस में आना है तो पहले आप यानी 2 3 1, लेकिन अगर हम प्लूरल की बात करते हैं तो फिर जो है वो 1 2 3। लेकिन अगर बात कन्फेशन की हो रही हो, कहीं पर सरेंडर की हो रही हो, तो फिर हम 1 2 3 को ही फॉलो करते हैं। जैसे यू, रोहन एंड आई और वर्ब को लेकर कंफ्यूज नहीं होंगे। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं भाई, जब आप एक से ज़्यादा प्रोनाउन यूज़ कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आपका वर्ब आएगा वो प्लूरल ही आएगा, वर देयर। आपको कई बार बच्चे इस चीज़ को लेकर बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रोनाउन का सीक्वेंस बनाया तो अब जो हमारा वर्ब किसको अग्री करेगा। तो आपको पता होना चाहिए, आपने यहाँ पर एंड लगाया और एंड से जब भी हम दो नाउन या दो प्रोनाउन जोड़ते हैं कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर, तो हमारा जो वर्ब होता है वो प्लूरल ही यूज़ होता है। तो यहाँ पर भी प्लूरल ही आएगा। लेकिन अगर हम कहें कि वी, यू एंड दे, तो यहाँ पर जो हमारा सीक्वेंस है वो 1 2 3 हो गया, वर देयर। सिंगुलर 2 3 1 और प्लूरल जो है वो 1 2 3। लेकिन अगर हम इसी 2 3 1 को अगर हम कन्फेशन में यूज करें तो फिर हमारा जो सीक्वेंस है वो 1 2 3 ही होगा। जैसे आई, यू एंड ही, आई, यू एंड ही। अब हम यहां पर कहेंगे मस्ट कन्फेस आर क्राइम। यहां पर हम जो है सीक्वेंस 1 2 3 कर देंगे। चलिए हम बात करेंगे अगले प्रोनाउन की। जो हमारा अगला प्रोनाउन है वो है रिफ्लेक्सिव, और इसी के पैरेलली एक और प्रोनाउन आता है दैट इज एम्फैटिक। रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक में डिफरेंस क्या होता है? तो बहुत ही सिंपल सा है। सब्जेक्ट ने अगर कोई काम किया और काम उसने जो भी काम किया वो उसने खुद पर किया, तो ऑब्जेक्ट की जगह जो हम सेल्फ वर्ड का यूज़ करते हैं वो कहलाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और सब्जेक्ट ने अगर खुद किया लेकिन उसके काम का ऑब्जेक्ट कोई दूसरा था तो इसे हम कहते हैं एम्फैटिक। सब्जेक्ट ने काम किया खुद पर, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। और अगर सब्जेक्ट ने खुद किया पर काम किसी और पर किया तो इसे हम कहते हैं एम्फैटिक। अगर आप सीडीएस का एग्जाम दे रहे हैं और अगर पार्ट ऑफ स्पीच कहीं पूछ लिया तो रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक का ध्यान दीजिएगा कि कहाँ सेल्फ वर्ड रिफ्लेक्सिव होते हैं और कहाँ सेल्फ वर्ड एम्फैटिक होते हैं। लेकिन अगर हम क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पर एक क्वेश्चन फॉर्म होता है कि इंग्लिश के सेंटेंस में आप ऑब्जेक्ट यूज़ करते हो या नहीं करते हो, दैट इज़ नॉट मैंडेटरी। ऑब्जेक्ट का यूज़ करना कोई मैंडेटरी नहीं है। आप अपने सेंटेंस में ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट ओमिट भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास कुछ वर्ब ऐसे हैं, अब एग्ज़ाम बहुत पास है तो आप छोटे छोटे नोट्स बना के रख सकते हैं कि कुछ वर्ब ऐसे हैं जो कहते हैं उनको हमेशा ऑब्जेक्ट चाहिए। अब यहाँ पर दो चीज़ों के नोट्स बनाने हैं। पहला, नंबर 1 कि वो कौन से वर्ब हैं। तो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला वर्ड है इंजॉय और अवेल। इंजॉय एंड अवेल, इसके अलावा और भी हैं इंजॉय, अवेल, अवेंज, रिवेंज, अडॉप्ट, इंट्रोड्यूस। ये कुछ वर्ब है हमारे पास। मैं फिर से बता दूं, अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं और छोटे छोटे नोट्स अपने बना सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो अभी तक पूछा गया है दैट इज एंजॉय। ये वो वर्ब हैं जिनको हमेशा ऑब्जेक्ट चाहिए। अब ऑब्जेक्ट क्या है? तो ऑब्जेक्ट के रूप में आप यूज़ कर सकते हो नाउन,
अगर नाउन को आपने वर्ब के बाद यूज किया है तो वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। आप यूज कर सकते हो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हम यूज कर सकते हैं वर्ब आईएनजी, यानी कि नाउन के ही रूप में हम यूज कर सकते हैं वर्ब आईएनजी। और अगर इन तीनों में से कोई नहीं आया, देखिए यहाँ पर बच्चे बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कि वो एक सेंटेंस पढ़ लेते हैं, कहीं पे एक रूल पढ़ लेते हैं कि इंजॉय, अवेल, अवेंज, रिवेंज इन वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। नहीं, यूज तो किया जाता है, लेकिन किस कंडीशन में किया जाता है ये भी जानना बहुत जरूरी है। हमेशा नहीं करना है। अगर इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया है तब हमें सेल्फ वर्ड यूज करना है। अगर ऑब्जेक्ट आया है पहले से तो हमें सेल्फ वर्ड यूज नहीं करना है। इस चीज का ध्यान देना है। ये नहीं कि हमेशा ही इनके बाद हम सेल्फ वर्ड जो है वो यूज कर देंगे। अब ध्यान दीजिए, अगर हम एक वर्ब ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, जो कि सबसे ज़्यादा अभी तक एग्जाम में पूछा गया है, इंजॉय, तो इसके बाद अगर कोई नाउन आ गया है या प्रोनाउन आ गया है या वर्ब आईएनजी आ गया है तब तो आपको कोई भी यहाँ पर सेल्फ वर्ड नहीं लगाना है। लेकिन अगर इनमें से कोई नहीं आया है तब हमें सेल्फ वर्ड यूज करने की ज़रूरत है। जैसे ही इंजॉयड द मूवी। अब अगर हम इस सेंटेंस को देखेंगे तो भाई यहाँ पर तो इंजॉय के बाद ये मूवी लगा हुआ है, यानी कि ऑब्जेक्ट आया है। लेकिन अगर इसी सेंटेंस में लिखा होता कि ही इंजॉयड इन द मूवी, अगर ये लिखा है इन द मूवी तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है इस इंजॉय को ये प्रेपोजिशन यहीं पर रोक दे रहा है, यानी यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं आया है। अब अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो हम क्या करें, हम यहाँ पर इसके पहले हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगा दें। अब अगर आपके पास नाउन, प्रोनाउन या जीरंड नहीं आया है तो आपके पास ऑप्शन है कि अब आप यहाँ पर सेल्फ वर्ड लगाएंगे। तो हम कहेंगे ही इंजॉयड हिमसेल्फ, ही इंजॉयड हिमसेल्फ। हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पर यूज कर देते हैं, ही इंजॉयड हिमसेल्फ इन द मूवी। तो वो वर्ब याद कर लेने हैं जिन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आना अनिवार्य है। और एक चीज और ध्यान रखना है कि वर्ब आईएनजी, क्योंकि कई बार बच्चे ये सिली सी मिस्टेक कर देते हैं, वर्ब आईएनजी नाउन का काम करता है। अगर आप ड्यूरिंग देखेंगे, ड्यूरिंग, तो ये वर्ब आईएनजी नहीं है, ये प्रेपोजिशन है। एक एग्जाम में क्वेश्चन आया कि ही इंजॉयड ड्यूरिंग द मैच। तो एक स्टूडेंट ने क्या किया, उसने ये नहीं ध्यान दिया कि ड्यूरिंग जो है वो प्रेपोजिशन है, उसको लगा कि ये ड्यूरिंग जो है ये वर्ब आईएनजी है और उसने यहाँ पर कोई भी सेल्फ वर्ड लगाया ही नहीं। तो ध्यान रखना है कि ड्यूरिंग जो है वो एक प्रेपोजिशन है। अगर ड्यूरिंग आया है तो उसमें भी हमें यहाँ पर एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना होगा। यहाँ पर मैं फिर से आपको बता दूं कि कुछ वर्ब हमारे पास ऐसे हैं, नोट्स बनाकर एक स्टिकी पैड में बनाकर अपने स्टडी टेबल के पास रख लीजिए कि इंजॉय, अवेल, एब्सेंट, रिवेंज, अवेंज, अडैप्ट, ये सारे वर्ब ऐसे हैं जिनको ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट होता है नाउन, वर्ब आईएनजी जीरंड के फॉर्म में, प्रोनाउन, और अगर इन तीनों में से कोई भी नहीं आया तो आप लगा देंगे सेल्फ वर्ड। एक छोटा सा क्वेश्चन और आता है एग्जाम में सेल्फ वाले को लेकर कि कई बार जब हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो हम सेंटेंस बना देते हैं माई सेल्फ इज अ टीचर, माई सेल्फ इज अ टीचर। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। भाई जो सेल्फ वाले वर्ड हैं वो दो ही जगह यूज होते हैं, या तो वो वर्ब के बाद यूज होते हैं रिफ्लेक्सिव फॉर्म में, या फिर वो सब्जेक्ट के बाद यूज होते हैं एम्फैटिक फॉर्म में। आप सब्जेक्ट की जगह पर सेल्फ वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं। आपको बोलना चाहिए आई माई सेल्फ, और फिर हम इसके अकॉर्डिंग कहेंगे एम
अ टीचर, क्योंकि जो हमें वर्ब लगाना है वो हमें आई के अकॉर्डिंग लगाना है। आई माई सेल्फ एम अ टीचर। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से जो क्वेश्चन बनते हैं वो ये दो ही क्वेश्चन बनते हैं। पहला, वो वर्ब जिनके बाद ऑब्जेक्ट आना अनिवार्य है, वो वर्ब लर्न कर लीजिए। और अगर उन वर्ब के बाद पहले से ही नाउन प्रोनाउन या वर्ब आईएनजी आया हुआ है तब आपको कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगाना है, लेकिन अगर वो नहीं आया है तो आपको वहां पर सेल्फ वर्ड यूज करना है। और ध्यान दीजिएगा ड्यूरिंग को लेकर, क्योंकि ड्यूरिंग जो है वो प्रेपोजिशन है, वो वर्ब आईएनजी नहीं है। चलते हैं अगले प्रोनाउन की तरफ। जो अगला प्रोनाउन है हमारा वो वैसे तो बहुत ही सिंपल सा प्रोनाउन है, उसमें कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं। दो तरह के क्वेश्चन है, एक तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है और एक थोड़ा सा जो है वो समझने वाला क्वेश्चन है। फटाफट हम दोनों डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास जो अगला प्रोनाउन है वो है डेमॉन्स्ट्रेटिव। डेमॉन्स्ट्रेटिव, अब डेमॉन्स्ट्रेटिव में जो हमारे पास वर्ड आते हैं वो आता है दिस, दैट और दीज एंड दोज। दिस, दैट, दीज, दोज। अब बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है पहला वाला तो, कि भाई दिस और दैट के बाद जो आपको नाउन लगाना है वो सिंगुलर होना चाहिए, और दीज और दोज के बाद जो नाउन लगाना चाहिए वो आपको प्लूरल लगाना चाहिए। और अगर नाउन नहीं आया, देखिए भाई दिस दैट दीज दोज पार्ट ऑफ स्पीच में दो काम करते हैं। अगर आपने उनके बाद नाउन लगाया है तो वो डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाते हैं, और अगर आपने नाउन नहीं लगाया तो वो डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन रहते हैं। अब अगर आपको नाउन नहीं लगाना है और वर्ब लगाना है तो फिर आपको यही ध्यान रखना है कि दिस और दैट के बाद जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर, और दीज और दोज के बाद जो वर्ब आएगा वो प्लूरल। दिस इज द वेरी इजी क्वेश्चन। लेकिन अब इसी में कई बार जो है वो एग्जाम के प्रेशर में बच्चे सिली सी मिस्टेक कर देते हैं या थोड़ा एग्जाम ही घुमा देता है। जैसे अगर हमने कहा कि दीज, अब दीज के बाद ध्यान रखना है नाउन प्लूरल और वर्ब प्लूरल, तो दीज क्राइसिस, दीज क्राइसिस आर वेरी बैड। अब अगर हमने ये सेंटेंस लिखा तो दीज के बाद जो वर्ब आया वो तो प्लूरल बिल्कुल सही है, लेकिन नाउन का क्या कर दिया? नाउन तो ये जो नाउन जो है वो तो सिंगुलर है। अब यहीं पे ये समझ में आना चाहिए कि इंग्लिश में अगर एक चैप्टर हमारा बेस वीक है तो फिर दूसरे चैप्टर में भी वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। नाउन चैप्टर में अगर बेसिक्स में थोड़ी भी प्रॉब्लम है तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो गई कि दीज के बाद जो नाउन आना चाहिए था वो प्लूरल आना चाहिए था। देखिए दिस दैट दीज दोज को लेकर बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम अगर क्वेश्चन वीव करेगा तो वो और चैप्टर्स से वहां पर हेल्प ले लेगा। और यहाँ पर अगर उसने नाउन इंसर्ट किया और नाउन अगर दीज के बाद उसने सिंगुलर लगा दिया तो ये भी एक क्वेश्चन है। डेमॉन्स्ट्रेटिव में जो सबसे पहला है ये बहुत ही ईजी है, दिस दैट के बाद सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, और दीज और दोज के बाद प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब। यहाँ से जो दूसरा क्वेश्चन फॉर्म होता है वो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो उस पर थोड़ा ध्यान देंगे कि अगर हमने दो नाउन या प्रोनाउन हमने यूज किए हैं और आगे चलकर हमें अगर इन नाउन या प्रोनाउन की तरफ इंडिकेशन देना है तो पहला तरीका तो ये होता है कि द फर्स्ट वन, ये पहला यूज किया है आपने द फर्स्ट वन, इसको हम कहते हैं द फॉर्मर, और जो हमने दूसरा यूज किया है इसे हम कहते हैं द सेकेंड वन, और इसको हम कहते हैं द लेटर। ये पहला तरीका तो ये है कि अगर आपने दो नाउन यूज किया है और आगे आपको सेंटेंस में दोनों को सेपरेटली यूज करना है तो पहले वाला द फॉर्मर और दूसरे वाला द लेटर। कई बार हम द फॉर्मर और द लेटर की जगह दिस या दैट का भी यूज कर सकते हैं। तब ध्यान रखिएगा कि जो बाद वाला आया है यानी द सेकेंड वन ये कहलाएगा आपका दिस, और जो पहले वाला है वो कहलाएगा दैट।
फिर से जरा हम समझ लेते हैं। अगर हमने दो नाउन यूज़ किया और हमें अपने सेंटेंस में आगे दोनों नाउन के बारे में अलग अलग बात करना है, तो जो पहले वाला है द फर्स्ट वन यानी द फॉर्मर, और जो दूसरा है द सेकेंड वन दैट इज़ द लेटर। लेकिन अगर आप उनको इंडिकेट करने के लिए दिस और दैट का यूज़ करना चाहते हैं तो जो दूसरा वाला है वो दिस और जो पहला वाला है वो दैट। अब अगर इसको हम देखें तो हम एक क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर हम कहें कि इंडिया एंड ब्रिटेन had shared a strange relation dash was a slave and dash was a master। तो जो ब्रिटेन हमने यहाँ पर यूज़ किया है ये हमें देखना होगा, ये मास्टर था और ये यहाँ पर जो है हम सेकंड नंबर पे आया है यानी दिस। तो जहाँ पर मास्टर लगा है वहाँ पर हम दिस का यूज़ करेंगे। और इंडिया, हम पहले गुलाम थे, उपनिवेश थे, गुलाम थे, तो यहाँ पर इंडिया क्योंकि स्लेव था तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे और ये पहली बार आया है तो हम इसको यूज़ करेंगे दिस। हमेशा याद रखेंगे कि अगर हम दो नाउन यूज़ कर रहे हैं और दोनों को हम सेकेंड सेंटेंस में अलग अलग दोनों के बारे में बात करना चाहते हैं तो जो पहली बार आया है हमारे पास वो होगा दैट और जो दूसरी बार आया है वो होगा हमारे पास दिस। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें हमारे पास एक तो इजी सा क्वेश्चन है दिस दैट दीज दोज वाला, लेकिन मैंने वहाँ पर भी बताया कि दिस दैट दीज दोज के साथ जो कुछ इंपॉर्टेंट नाउन है उस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि उनका जो फॉर्म है वो सिंगुलर और प्लूरल यूज़ प्रॉपरली किया गया हो। और दिस और दैट को लेकर जो दूसरा क्वेश्चन है वो मैंने बता दिया कि अगर आप दो नाउन यूज़ कर रहे हैं और दोनों के बारे में अगले सेंटेंस में आपको सेपरेटली यूज़ करना है तो जो पहले आया है वो दैट और जो बाद में आएगा वो दिस। पहले वाले को आप द फॉर्मर भी बोल सकते हैं और दूसरे वाले को द लेटर भी। ये था हमारा क्वेश्चन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड। अगला जो हमारा प्रोनाउन है वो है इंडेफिनिट प्रोनाउन। बहुत ही इजी सा है बट क्वेश्चन बन जाते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन भाई बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। जब आप किसी को ही कहते हैं तो आपको पता होता है कि उसका जेंडर मैस्कुलिन था। जब आप शी कहते हैं तो आपको पता होता है उसका जेंडर जो है वो फेमिनिन था। इट हम जब कहते हैं जब हमें पता होता है कि वो न्यूट्रल जेंडर में है। लेकिन जब हमें पता ही ना हो कि नाउन कौन एंड मेल है या फीमेल है या, तो उस टाइम पे हम चलिए अगला हमारे पास जो प्रोनाउन है वो है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन हम तब यूज़ करते हैं जब हमें व्यक्ति का नाम ना लेना हो या हमें नाम ना पता हो। बहुत ही प्रॉपर से हमारे पास कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउन है जैसे समवन, somebody, everyone, everybody, no one, nobody। ये सारे हमारे पास इनडेफिनिट प्रोनाउन है। याद रखेंगे जब हमें किसी व्यक्ति का नाम ना पता हो या हमें नाम ना लेना हो, जैसे हम किसी की चुगली करते हैं तो हम बोलते हैं कि किसी ने कहा तुम बहुत बुरे हो। किसी ने कितना भी पूछा कि किसने कहा, हम कहते नहीं किसी ने कहा, यहाँ पर नाम नहीं लिया। इनडेफिनिट प्रोनाउन जब आप नाम ना लेना चाहें या आपको नाम ना पता हो। अब जो इनडेफिनिट प्रोनाउन है इसके साथ जो क्वेश्चन आते हैं हमारे पास एग्जाम में, वो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि वर्ब कैसा लगाना है इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ। तो इनडेफिनिट प्रोनाउन के साथ हम वर्ब जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं सिंगुलर, मानस को छोड़कर। इनडेफिनिट प्रोनाउन के साथ हम वर्ब जो है वो सिंगुलर यूज़ करते हैं, मानस को छोड़कर। मोस्ट, ऑल, नन, एनी, सम।
उसमें अगर हम कॉन्सेप्ट हमारा काउंटेबल नाउन का है तो फिर हम वर्ब प्लूरल यूज करेंगे, अनकाउंटेबल का होगा तो हम वर्ब सिंगुलर यूज करेंगे। ये पहला क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ पर बनता है कि अगर हमें जेंडर डिसाइड करना हो, यानी हमें बताना हो कि इस इंडेफिनिट प्रोनाउन का, क्योंकि नाम तो हम ले ही नहीं रहे, तो जेंडर क्या होगा, तो ये ध्यान रखना है कि जब तक क्लियर ना हो तब तक हम उसको मैस्कुलिन जेंडर यानी कि ही मानकर ही चलते हैं। दो क्वेश्चन आते हैं, पहला वर्ब कैसा लगाना इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ और दूसरा उसका जेंडर क्या बताना है।